अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ क्लास की जो न्यू बुक आई है 2025 की कंप्यूटर की, ये हमने स्टार्ट की हुई है। तो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ टिट बिट नंबर 2 जो था यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हमने एनवायरनमेंट वाला टॉपिक और कम्युनिकेशन वाला, ये दो टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हमने सिस्टम का पढ़ा था, सिस्टम जो का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो बेसिकली सिस्टम के अंदर 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट, हमने जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ लिया है, ऑब्जेक्टिव। किसी भी सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी कि उसका मकसद क्या होता है। उसके बाद सेकंड, हमने कंपोनेंट्स पढ़े कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मिल के कोई भी सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको परफॉर्म करने में, फुलफिल होने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आज हमारा जो उसी का कंप्यूटर सिस्टम के जो टॉपिक्स थे, उसमें इन्वायरमेंट और कम्युनिकेशन, ये दो टॉपिक्स रह गए थे, हम इनको स्टडी करेंगे। तो ये जो टिट बिट्स थी, इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव MCQs क्वेश्चंस बन सकते थे, शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते थे, वो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है? माहौल, यानी कि अब सिस्टम माहौल पर कैसे असरअंदाज हो रहा होता है, या माहौल सिस्टम को कैसे असरअंदाज कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। द इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड्स एवरीथिंग। किसी भी सिस्टम के इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं। एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम डैट इंटरेक्ट विद इट, जो बाहर से सिस्टम पर असरअंदाज हो रही होती हैं, इंटरेक्ट कर रही होती हैं सिस्टम को। तो इसकी मैं अभी आपको एक आसान लफ्ज़ों में एग्जांपल बताऊंगी, तो आप ये चीज़ें इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसके अंदर तमाम बैरूनी फैक्टर्स शामिल होते हैं। डैट अफेक्ट द सिस्टम ऑपरेशन, जो सिस्टम को अफेक्ट कर रहे होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको बड़ी आसान आसान एग्जाम्पल्स भी दी हैं। क्या होता है कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो होते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स मिल कर ना एक सिस्टम को रन कर रहे होते हैं। जैसा कि अगर इंसान के सिस्टम की बात करें, ह्यूमन बॉडी की, वो अभी हमने इससे पहले टिडबिट्स में भी पढ़ा था। देखें, अब सिस्टम में क्या होता है, इंसान के ह्यूमन बॉडी के सिस्टम में न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है जो सिग्नल्स को लेकर जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो खुराक को हजम करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो दिल की शरीयानों में खून को सर्कुलेट कर रहा होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम सांस ले जाने का, अंदर ले जाने का, बाहर, ये सिस्टम सारा, और सेरिब्रल सिस्टम जो दिमाग का पिछला हिस्सा होता है, जो कंट्रोल करता है दिमाग की इंफॉर्मेशंस को, उसको सिग्नल्स देता है। ये सारे सिस्टम पार्ट्स हैं ना, कंपोनेंट्स हैं, मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिस्टम। वो सिस्टम क्या कर रहा होता है? इंसान की ज़िंदा रहने में उसकी मदद कर रहा होता है। तो इसमें भी माहौल भी एक सिस्टम पर असरअंदाज होने वाला एक फैक्टर है, जो बैरूनी तौर पर किसी भी सिस्टम पर असरअंदाज हो रहा होता है। देखें किस तरह, एक और आसान सी एग्जांपल से आपको बताती हूँ। देखें, आप घर में हैं, एक कमरे में हैं, आप बाहर से आए हैं, आपको गर्मी लग रही है, आप अपने कमरे के अंदर एंटर हुए, आपने एयर कंडीशनर यानी कि AC ऑन कर लिया है। तो AC से आपका कमरा ठंडा हो जाएगा, लेकिन AC जो है वो गर्म हवा, जो उसके पीछे आपको पता है लगा होता है फ़ैन उसका, और बाहर की तरफ गर्म हवा निकालेगा। पहले बाहर गर्मी है, फिर गर्म हवा उसके अंदर शामिल होगी, तो क्या होगा? आपका जो AC है वो आपके माहौल पर असरअंदाज हो रहा है, उससे हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये देखें, अब दूसरा इसका हम इस तरह भी कह सकते हैं कि माहौल भी तो हमारे उस जो हमारी डिवाइस AC है उस पर असरअंदाज हो रहा है। कैसे? देखें, बाहर ठंडी हवा चल रही है, बारिश है, मतलब मौसम ठंडा है, गर्मियाँ हैं, लेकिन थोड़ा-सा मौसम बाहर बेहतर है। आप अंदर आए, रूम में आपने AC ऑन किया, तो आज मतलब पहले की निस्बत AC ने जल्दी कमरा ठंडा कर दिया, और बाहर उसने हीट भी जो प्रोड्यूस की, माहौल पहले ठंडा था, वो इतनी असरअंदाज नहीं हुई उस माहौल पर। तो मतलब बाहर का जो टेम्परेचर था, उसने आपके अंदर के टेम्परेचर पर भी इफ़ेक्ट डाला, रूम के टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम माहौल पर असरअंदाज होता है, माहौल भी सिस्टम पर असरअंदाज होता है। तो देखिए, इसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट ऑफ अ सिस्टम इज इम्पोर्टेंट एज इट्स इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है बेहतर करना द सिस्टम परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर बाय प्रोवाइडिंग इनपुट एंड रिसीविंग आउटपुट। अब ये कहा गया है, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम को समझने के लिए ज़रूरी है, इज इम्पोर्टेंट यानी कि ज़रूरी है, एज इट इन्फ्लुएंसेस द सिस्टम की परफॉर्मेंस, हम उस सिस्टम की परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, एंड बिहेवियर बाय प्रोवाइडिंग, और उसके बिहेवियर को, यानी कि हम इनपुट किस अंदाज में उसको प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या आउटपुट रिसीव कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है किसी भी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। इंटेलिजेंट सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है। अब इंटेलिजेंट सिस्टम AI, जैसे AI मॉडल्स तैयार कर लिए गए हैं, आज AI का दौर है, इंटेलिजेंट सिस्टम है। अब कुछ मोबाइल्स में भी ऐसा है कि इंटेलिजेंट सिस्टम आ चुका है। वेदर फॉरकास्टिंग में इंटेलिजेंस को यूज़ करके वो हमें पहले बता देते हैं कि अगले पूरे वीक का क्या सिस्टम होगा, मतलब बारिश आएगी नहीं आएगी, मौसम ठंडा होगा नहीं होगा, गर्मी होगी
होगी, इंटेलिजेंस के थ्रू उनको एक सैटेलाइट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जिससे वो हमें एक्यूरेट बता सकते हैं। इंटेलिजेंट सिस्टम होता है ये। एडजस्ट टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट टू कंटिन्यू देयर फंक्शनैलिटी। क्या करते हैं कि इंटेलिजेंट सिस्टम जो है ये इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं बट अपने आप अपने फंक्शन को कंटिन्यू रखते हैं, इनमें कोई ब्रेक नहीं आता, रुकते नहीं है। ये ऐसे सिस्टम है जो उस माहौल को भी अपने लिए अपने साथ तब्दील कर लेते हैं। There are several properties of a system environment that affect them design and its functionality। इसके अलावा और बहुत से सिस्टम ऐसे हैं जो माहौल पर असरअंदाज होते हैं, उस फंक्शन पर भी असरअंदाज होते हैं, सिस्टम के डिज़ाइन पर भी। इंटेलिजेंट सिस्टम जो है वो असरअंदाज माहौल पर होता है, वो अपना सिस्टम फिर भी कंटिन्यू रखता है। लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिन पर माहौल असरअंदाज होता है तो वो अपना सिस्टम रुक जाता है, उनका कंटिन्यू नहीं, वो फंक्शन यानी कि फंक्शनली वो वर्क नहीं कर सकते। कुछ ऐसे सिस्टम्स भी हैं। दोज ऑफ द प्रॉपर्टीज आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। अब यहाँ पे दो तरह की प्रॉपर्टीज में ना इन्वायरमेंट को उसने डिवाइड कर दिया है, स्टैटिक और डायनामिक। एक तो ये हो गया, दूसरा डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अब यहाँ से बुक से भी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, दूसरा मैंने खुद भी इनको आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने के लिए लिखा है, वहाँ से भी वो मैं आपको दिखाऊंगी और अंडरस्टैंड करेंगे हम यहाँ पे। पहले बुक से देखते हैं स्टैटिक क्या होता है। वैसे स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ चेंज ना हो रही हो माहौल के हिसाब से, साकिन हो, यानी कि उसमें कोई चेंजेस ना आ रही हो। द इन्वायरमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, माहौल तब्दील नहीं होता अनलेस द सिस्टम प्रोवाइड्स एन आउटपुट, यहाँ तक कि सिस्टम उसको आउटपुट प्रोवाइड भी कर दे बट सिस्टम चेंज ना हो, आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता। देयर आर नो चेंजेस अकरिंग इन द एनवायरनमेंट वाइल द सिस्टम इज़ वर्किंग इंटरनली। अगर सिस्टम अंदरूनी तौर पर वर्क कर भी रहा हो लेकिन उसमें कोई चेंजेस माहौल के हिसाब से नहीं आती। स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन में यहाँ पे तो ये बताया गया था इन्वायरमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि ऐसा माहौल जो खुद तब्दील नहीं होता अनलेस द सिस्टम प्रोवाइड्स एन आउटपुट, जब तक सिस्टम उसमें कोई चेंजेस ना करे। तो यानी कि ऐसा माहौल जो खुद तब्दील नहीं होता, खुद नहीं बदलता, हमेशा एक जैसा रहता है जब तक सिस्टम उसमें कोई तब्दीली ना करे। ये इसमें बेसिकली स्टैटिक की डेफिनेशन है। अगर हम डायनामिक को देखें फिर मैं इसकी एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगी। चलो एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने जो इसकी आसान लफ्ज़ों में स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखी है वो ये है, देखिए स्टैटिक की आप ये डेफिनेशन कर सकते हैं, इन्वायरमेंट रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि नॉट डिपेंड ऑन आउटपुट, आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता, और ऐसा सिस्टम जो खुद नहीं बदलता जब तक उसमें कोई आउटपुट ना दी जाए उसको। जैसे कि देखें एक क्लॉक है, ये क्लॉक में क्या होगा कि इसके अंदर जो टाइम है उसमें क्या है कि वो खुद ब खुद चेंज उसमें माहौल के हिसाब से, वो इर्द गिर्द की चीज़ों के हिसाब से नहीं होना, उसके अंदर जो टाइम है वो उसके चलता रहेगा इसी तरह, माहौल उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, चाहे मौसम ठंडा है गर्म है, टेम्परेचर अप है डाउन है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होना, इस टाइम ने अपने हिसाब से चलते रहना है। ये स्टैटिक में आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है ये है डायनामिक की, द एनवायरनमेंट कैन चेंज इंडिपेंडेंटली ऑफ द सिस्टम आउटपुट। ऐसा माहौल जो खुद तब्दील होना चाहे हो सकता है, सिस्टम उसमें कोई चेंजेस करे या ना करे वो खुद ब खुद तब्दील हो सकता है। द सिस्टम मस्ट अकाउंट फॉर चेंजेस डेट अकर ओवर टाइम इन द एनवायरनमेंट, यानी कि सिस्टम चाहे उसमें कुछ करे या ना करे, ऐसा माहौल जो खुद ब खुद तब्दील हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेदर, बारिश, हवा, धूप, रेन, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं। तो इसकी इन दोनों की डेफिनेशन आप इस तरह लिख सकते हैं, सिस्टम एनवायरनमेंट रिमेन्स चेंज्ड, एनवायरनमेंट रिमेन अनचेंज, इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट रिमेन्स अनचेंज होगा तो स्टैटिक होगा, अगर चेंज होगा तो फिर डायनामिक होगा। इसकी एग्जांपल जैसा कि हवा, बारिश, धूप, वेदर, रेन वगैरह, और इसमें आप क्लॉक की एग्जांपल ले सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, बुक से भी पढ़ेंगे। ये देखिए मैंने आसान लफ्ज़ों में डेफिनेशन लिखी है, आउटपुट इंटायरली डिपेंड्स ऑन इट इनपुट। इस सिस्टम में क्या होता है डिटर्मिनिस्टिक में कि सिस्टम जो होता है गैर यकीनी होता है, ये यकीनी, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब गैर यकीनी। आउटपुट इंटायरली डिपेंड्स ऑन इनपुट, जो इनपुट देंगे आउटपुट मुकम्मल तौर पर उसी पर ही डिपेंड कर रही होगी। जैसा कि देखें ना एडिशन कैलकुलेटर पे अगर आप 2+2 करते हैं तो आंसर 4 ही आना है, जितनी बार मर्जी कर लें, इनपुट सेम है तो आउटपुट सेम रहनी है, एक जैसा ही रिजल्ट आना है, एक ही अमल में यानी कि सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक गैर यकीनी, आउटपुट डिपेंड्स ऑन रैंडमनेस और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि किसी भी चीज़ के कितने % चांस हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है तो कितने % चांस है इंडिया जीतेगा, कितने % चांस है पाकिस्तान जीतेगा, कोई एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते ना, उसमें
उसमें प्रोबेबिलिटी होती है, बारिश होने के कितने फ़ीसद चांस हैं, कितने फ़ीसद नहीं है, बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती। सिंपल सी एग्जांपल एक और देखें, ये डाई होता है लूडो का दाना जिसको हम कहते हैं। अगर आप लूडो खेलते हैं तो आपको पता है हमारी कोशिश होती है 6 है, बट वहाँ चांसेस होते हैं 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4, 5 कोई भी नंबर 6 तक आ सकते हैं। आउटपुट डिपेंड्स ऑन रैंडमनेस। आउटपुट जो होती है, इनपुट तो हम जो दे रहे होते हैं उसके बदले हमें आउटपुट नहीं पता होती क्या हो सकती है। रैंडमनेस मतलब बेतरतीबी कोई भी आ सकता है, 2, 3 प्रोबेबिलिटी होती है, चांस होता है 2 आने का, 3 होने का, 4 होने का, 5 आने का चांस होता है। तो आउटपुट जो है वो रैंडमनेस और प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। लेकिन इसमें 100% ये होता है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं उसके बदले में हमें आउटपुट सेम ही मिलनी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये दोनों सिस्टम्स की डेफिनेशन आप बुक से भी देखते हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक की डेफिनेशन है, a deterministic system is characterized by its fully known and certain impact of its आउटपुट ऑन द एनवायरनमेंट। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसको करेक्टराइज्ड किया गया है, इस तरह बयान किया गया है कि वो फुली डिपेंड कर रहा होता है आउटपुट पे जो उस सिस्टम को दी जा रही होती है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम, द इम्पैक्ट ऑफ द सिस्टम आउटपुट ऑन द एनवायरनमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय इनहेरेंट अनसर्टेनिटी, जो डिपेंड कर रहा होता है अनसर्टेनिटी पे। यानी कि हमें नहीं पता कि सिस्टम का रिजल्ट क्या आ रहा है, जो इनपुट दे रहे हैं उसके बदले आउटपुट हमें एग्जैक्ट वही मिल रही है या नहीं मिल रही। रैंडमनेस और प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि एक ऐसा अमल जो मुख्तलिफ तरह के रिजल्ट्स दे सकता है, मुख्तलिफ नताइज पैदा कर सकता है। इसमें तो रिजल्ट सेम रहना है, जो इनपुट देनी है वही आनी है, इसमें रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। तो होप सो आपको डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है कम्युनिकेशन का। तो जिस तरह एक सिस्टम होता है उसके अंदर मुख्तलिफ, जैसे मैंने आपको बताया इंसान ह्यूमन बॉडी का सिस्टम लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो दिल का सिस्टम होता है, सारे मुख्तलिफ सिस्टम जिसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स आपस में कोलैबोरेट्स कर रहे होते हैं, इंटरलिंक होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। किस लिए? इंसान के ज़िंदा रहने के लिए। इसी तरह कंप्यूटर के कंपोनेंट्स भी इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, रैम, रोम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, बातचीत, इंटरलिंक होती हैं किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए। तो कम्युनिकेशन क्या है, अब इसको स्टडी करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम को अब हम पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग सिस्टम। यानी कि किसी भी सिस्टम का आपस में कम्युनिकेशन, यानी कि आपस में ताल्लुक जो होता है, इंटरेक्शन अमंग सिस्टम कंप्यूटर इज़ द की टू द फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम। बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी सिस्टम के काम करने के लिए, उसके फंक्शन के लिए। जैसे देखें एक स्कूल की अगर हम एग्जांपल लें तो स्कूल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड है, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल जो है उसके साथ सबका कनेक्शन होना ज़रूरी है। अगर उनका आपस में कनेक्शन नहीं है तो स्कूल अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम और एग्जांपल देखें तो गाड़ी है, उसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, उसका व्हील है, फ्यूल आता है, बैटरी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर इसमें से कोई एक भी रिप्लेस कर दें, फ्यूल ही ना हो तो गाड़ी नहीं चलेगी, फ्यूल होगा तो गाड़ी चलेगी ना। इसी तरह इंजन होगा तो गाड़ी चलेगी, इंजन फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है जिसकी वजह से गाड़ी मूव करती है। तो सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। वैसे हम बाकी पूरे चैप्टर में भी इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी कि सिस्टम का वर्क करने के लिए जो कंपोनेंट्स हैं इनका आपस में ताल्लुक ज़रूरी है, इनकी आपस में कम्युनिकेशन, इनका लिंक ज़रूरी है। इट इंश्योर डैट कंपोनेंट वर्क टुगेदर, ये इंश्योर करता है, यकीनी बनाता है कि कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ये यकीनी बनाता है कि तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि किसने पहले काम करना है किसने बाद में करना है, ऑर्गेनाइज किया गया होता है उनको प्रॉपर एंड स्मूथ मैनर, हमवार तरीके से, एक अच्छे स्मूथ तरीके के साथ, टू अचीव द सिस्टम ऑब्जेक्टिव, सिस्टम के मकासद को हासिल करने के लिए जो कम्युनिकेशन होता है ये यकीनी बनाता है कि तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल इन कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर यहाँ हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, द सीपीयू कम्युनिकेट्स विद मेमोरी टू फैच एंड स्टोर डाटा। सीपीयू कम्युनिकेट करता है मेमोरी के साथ फैच डाटा को ले जाने के लिए, ले जाने जो काम होता है, एंड स्टोर डाटा, और डाटा को स्टोर करने का काम करता है सीपीयू करता है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर देखें ना, अब ये कंपोनेंट है, इसका अपना काम है, ये क्या करता है, मेमोरी के अंदर डाटा ले जाता है फिर उसको स्टोर करता है। एंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि अगर हम इंसानों में देखें तो हमारे अंदर क्या होता है, ब्रेन सेंड्स सिग्नल। इंसानों में क्या होता है कि ब्रेन जो होता है वो सिग्नल्स, ब्रेन जो सिग्नल सेंड कर रहा होता है टू मसल्स। हमारे ये जितने मसल्स हैं पूरी बॉडी में, हम खड़े होकर चल रहे हैं तो हमारी टांगों के मसल्स हैं, बाजुओं में है, तो ये इन तमाम मसल्स को ब्रेन जो है वो सिग्नल दे रहा होता है टू इनिशिएट मूवमेंट, यानी कि उनकी मूवमेंट को शुरू करने के लिए। तो मसल्स जो है वो, दिमाग जो है वो मसल्स को पैगाम भेजता है, तो हम फिर मूवमेंट करते हैं। ज़ाहिर हम सोचते हैं, हम उठते हैं, हम बैठते हैं, हम दिमाग में ही होती है ना सिग्नल्स होते हैं कि हम ये काम कर लेते हैं, फिर हमारे मसल्स मूव करते हैं।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिस्टम्स इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। सिस्टम का माहौल के साथ क्या ताल्लुक है, क्या इंटरेक्शन है। जैसे कंप्यूटर का इंटरेक्शन क्या होगा, उसको इस्तेमाल करने वाले यूज़र के साथ होगा। तो सिस्टम का माहौल के साथ, इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, क्या इंटरेक्शन है, वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। जैसा कि अभी हमने इस टॉपिक में भी ये एग्जांपल पढ़नी है। वेदर सिस्टम क्या होता है कि वो वेदर को देख रहा होता है, मौसमी हालात को देख रहा होता है माहौल के हिसाब से। यानी कि वेदर सिस्टम का माहौल के साथ इंटरेक्शन होगा कि वो बताएगा कि वेदर सिस्टम, वेदर फोरकास्टिंग जो होती है उसमें जो महकमा मौसमियात वाले होते हैं वो हमें बता देते हैं कि इस हफ्ते बारिश है, धूप है, सर्दी है, गर्मी है, टेम्परेचर इतना, ये सारी चीज़ें तो माहौल के मुताबिक वो उसमें देख रहे होते हैं कि कैसे क्या क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं। तो इसमें एक आ गया सिस्टम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। सिस्टम जो है वो कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, मुसलसल अपने माहौल के साथ इंटरेक्ट रखता है, ताल्लुक़ रखता है थ्रू इनपुट्स एंड आउटपुट्स, इनपुट और आउटपुट के ज़रिए। यानी कि हम सिस्टम को इनपुट देते हैं तो हमें बदले में आउटपुट मिलती है। तो इनपुट और आउटपुट के हिसाब से सिस्टम जो है वो अपने माहौल के हिसाब से उसके साथ अपना लगातार ताल्लुक़ रखता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अ वेदर मोनिटरिंग सिस्टम, एक वेदर को मेजर करने वाला सिस्टम क्या करता है, रिसीव डाटा को रिसीव करता है फ्रॉम इन्वायरमेंट, माहौल से, फॉर इन्वायरमेंट सेंसर के जरिए। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि मौसमी हालात जानने वाला जो सिस्टम है वो डाटा को रिसीव करता है इन्वायरमेंट सेंसर से। सेंसर क्या होता है, ये जिस तरह एक आला सा होता है सेंसर जो वेदर को मेजर कर रहा होता है, वो है इन्वायरमेंट सेंसर से। यानी कि माहौल के हिसाब से देखता है वो। एंड प्रोवाइड्स द करंट स्टेटस ऑफ द वेदर, और हमें मौजूदा वेदर की सूरत हाल बताता है। एंड फ्यूचर फॉरकास्ट टू यूज़र्स, और फ्यूचर के लिए मतलब आगे आने वाले 10 दिन का, 15 दिन का जो होता है वो भी हमें उससे बता देता है कि वेदर कैसा होगा। इन कंप्यूटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंप्यूटर्स द इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट विद पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस ये वाली हैं, जैसा कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ना डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही होती हैं, आपस में इंटरेक्ट होती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस जैसा कि प्रिंटर हैं, स्कैनर हैं, ये सारी डिवाइसेस, इनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, जो कनेक्ट होती हैं कंप्यूटर के साथ बाइट से। इनको अटैच किया जाता है, जैसे प्रिंटर को पेज प्रिंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए, ये सारी डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रही होती हैं, उनको इंटरलिंक किया गया होता है और ये इंटरेक्शन इनका आपस में होता है। इसी तरह ये कंप्यूटर सिस्टम में बात बता रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या कौन कौन सी डिवाइसेस इंटरेक्ट कर रही होती हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, प्रिंटर और स्कैनर होती हैं। इसी तरह बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब ह्यूमंस में क्या होता है, या जिसमें लिविंग थिंग्स हमारे पास होती हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में एनिमल्स इंटरेक्ट विद प्लांट्स, जो जानवर होते हैं वो पौधों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होती हैं, एंड अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। फार्मिंग का फूड चेन, एक फूड चेन बनाने के लिए वो अपनी खुराक की, ज़ाहिर है कुछ जो जानवर होते हैं पौधे खाती हैं, वो उनका पौधों के साथ इंटरेक्शन होता है अपनी फूड चेन के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, इस टॉपिक तक, कम्युनिकेशन वाले तक। ये 2 एक्टिविटीज़ हैं, ये आपने नहीं करनी, दोनों एक्टिविटीज़ ये नहीं करेंगे हम। ये मतलब इसमें से एक्टिविटीज़ टाइप ही हैं, मतलब जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं सारी हमने टॉपिक्स में पढ़ ली हैं, उसको बेहतर समझने के लिए यहाँ उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ बताई हैं, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सिस्टम, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।